दोस्तों नमस्कार। हिंदी की बिंदी चैनल पर मैं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न आप सबका स्वागत करता हूं। आइए आज कुछ नई बातें सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं देवनागरी लिपि का मानक स्वरूप। यानी कि देवनागरी लिपि में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। हम पहले वीडियो बना चुके हैं इसके मानकिक विकास को लेकर के। तो जब देवनागरी लिपि को डेवलप किया गया, हालांकि परिवर्तन आज भी होते हैं, संशोधन आज तक भी हो रहे हैं, तो उसमें नए नए सुधार, नई नई समितियां, नए नए कमेटी परिषद के द्वारा होते रहे, लेकिन फिर भी उसका एक मानकीकरण किया गया ताकि उसमें एक रूपता हो, समानता हो और असमंजस की स्थिति न हो, त्रुटि न हो सके, ताकि सभी लोग उसे समझ सकें। तो उसका मानकीकरण क्या है वर्णमाला के आधार पर, वो आज हम इस वीडियो में बता रहे हैं आपको। स्वर ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, री, इस तरह से 11 स्वर हैं। इसके अंदर अनुस्वार है अंग और विसर्ग है ए। ये स्वर में गिनती नहीं होती इनकी। व्यंजन कौन कौन से हैं और उनका उच्चारण स्थान क्या है? कै, खे, गे, घे, गे। कंठ चे, छे, जे, झे, ये। ताल्व टे, ठे, डे, ढे, णे, मूर्धन्य। ते, थे, दे, धे, ने, दंत। पे, फे, बे, भे, में, ओष्ठ। ये, रे, ले, वे, अंतस्थ। श, श, से, है, ऊष्म। छ, त्रे, ज्ञ, श्रे, संयुक्त व्यंजन। स के उच्चारण में अक्सर लोग गलतियां करते हैं, ये देख लीजिए। मूलतः इनका ऊष्म वर्णन है, लेकिन इन तीनों श का उच्चारण स्थान भी अलग अलग है। पहला जो स है वो दंत से कहलाता है। दूसरा जो स है क्षमा चाहता हूँ, पहला जो श है वो ताल्व श है। दूसरा जो श है वो मूर्धन्य श है और तीसरा जो स है वो दंत से है। यानी कि इनके उच्चारण स्थान में जो इसका स्थान निर्धारित किया गया है, जिह्वा वहाँ जाएगी और अंदर से वायु वहाँ से निकलेगी, तो उसके अनुसार उसका ठीक उच्चारण हो पाएगा। और द्विगुण व्यंजन है 2, डे और ढे। देवनागरी लिपि में कुल 52 वर्ण है। देवनागरी लिपि में 11 स्वर हैं। अनुस्वार विसर्ग को अयोग वहा कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखें, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। इनकी संख्या 2 है। व्यंजनों की कुल संख्या 39 है। व्यंजनों में से 4 संयुक्त व्यंजन और द्विगुण 2 व्यंजन है। इस तरह से 11 स्वर प्लस 2 अयोग वहा प्लस 39 व्यंजन बराबर 52 वर्ण। कुल ये 52 वर्ण है। कोई भी वर्ण 2 प्रकार से नहीं लिखा जाएगा, यानी कि उसका लिखने का जो तरीका है वो एक ही रहेगा, ताकि सभी लोग उसे उसी स्वरूप में, उसी आकार में, उसी नाम से पहचान सकें। देवनागरी लिपि का मानकीकरण कैसे तय हुआ, किस तरह से? लिपि के विविध स्तरों पर पाई जाने वाली विषम रूपता को दूर कर उसमें एक रूपता लाना ही मानकीकरण है। लिपि का मानकीकरण करने के लिए निम्न तथ्य महत्वपूर्ण है। मानकीकरण का मतलब एक मानक तय करना कि ऐसे ही लिखी जाएगी, ऐसा इसका स्वरूप रहेगा, ऐसे इसका आकार रहेगा, ऐसा इसका उच्चारण रहेगा, इस तरह से। एक ध्वनि को अंकित करने के लिए विविध लिपि चिन्हों में से एक को मान्यता दी जाती है। यथा देवनागरी लिपि में निम्न प्रकार वर्ण द्विविध प्रकार से लिखे जाते हैं। ए, झे, ले, धे, भेणे। इनको दूसरे प्रकार से भी लिखा जाता है, वो हम वीडियो के अंत में बताएंगे आपको। क्योंकि ये कंप्यूटर में इन अक्षरों को, इन वर्णों को लिखने, दूसरे प्रकार से लिखने का सिस्टम अब है नहीं, तो हम हाथ से लिख करके आपको बताएंगे दूसरे प्रकार से कैसे लिखे जाते हैं वीडियो के अंत में। इनमें से प्रथम ये जो है, हाँ, इन्हें ही स्वीकार कर लिया गया। दूसरा जो इनका प्रोसेस था वो खत्म कर दिया गया, ये मान्य है। द्वितीय पंक्ति के वर्ण मान्य है, ये हम बताएंगे आपको वीडियो के अंत में। ध्वनियों के उच्चारण में भी एक रूपता लानी आवश्यक है। क्षेत्रीय उच्चारण के कारण लोग अलग अलग ढंग से भी ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। जैसे कि विशेष प्रभाव के कारण, जिस क्षेत्र में लोग रहते हैं उसका प्रभाव के कारण उस शब्द का उच्चारण या उस ध्वनि का उच्चारण उस क्षेत्र प्रभाव के कारण या वैसा कर लेते हैं। जैसे पैसा, पैसा, पाइसा, ये अलग अलग क्षेत्र प्रभाव के कारण लोग बोलते हैं अलग अलग तरह से। इनमें से पहला उच्चारण ही मानक उच्चारण है, शेष 2 उच्चारण ठीक नहीं है। वर्तनी की एक रूपता भी भाषा की शुद्धता के लिए परम आवश्यक है।
देवनागरी लिपि में ई, ये तथा ये ए के प्रयोग कहाँ करने चाहिए और कहाँ नहीं, इस संबंध में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की वर्तनी समिति ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लेकर मानकीकरण की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है। इसके अनुसार ये बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं, बहुत शिक्षित लोग भी गलतियाँ करते हैं, इसको समझ लीजिए। संज्ञा शब्दों के अंत में ई का प्रयोग होना चाहिए, ये का नहीं, जैसे कि मिठाई, भलाई, बुराई, लड़ाई, पढ़ाई। अब यहाँ पर ये नहीं, ई होना चाहिए। खुदाई। जिन क्रियाओं के भूतकालिक पुल्लिंग एकवचन रूप के अंत में या आता है उसके बहुवचन रूप में ये और स्त्रीलिंग रूप में यी का प्रयोग उचित है, जैसे कि आया, आई, आए शुद्ध प्रयोग है, गया, गई, गए शुद्ध प्रयोग है। जिन क्रियाओं के भूतकालिक पुल्लिंग एकवचन के अंत में आ आता है उनके बहुवचन रूपों में ए और स्त्रीलिंग रूपों में ई का प्रयोग उचित है, यथा हुआ, हुई, हुए शुद्ध प्रयोग है। विधि, क्रिया और अव्यय में ए का प्रयोग ही उचित है, जैसे कि चाहिए, दीजिए, लीजिए, कीजिए, पीजिए, इसलिए, के लिए। वर्गों के पंचमाक्षर के बाद यदि उसी वर्ग का कोई वर्ण हो तो वहाँ अनुस्वार का प्रयोग ही करना चाहिए, जैसे कि वंदना। अब देखिए यहाँ पर वह के ऊपर बिंदी है, इसके अंत में ना आ गया, यानी कि उसी वर्ग का वर्ण है। हिंदी, नंदन, चंदन, अंत, गंगा आदि। अंग्रेजी की जिन शब्दों में ओ ध्वनि का प्रयोग होता है उनके लिए हिंदी की देवनागरी लिपि में अर्धचंद्र, ये इस तरह का प्रयोग करना चाहिए, ये स्वीकार्य हुआ। यथा जैसे कॉलेज, कॉलेज, ऑफिस, ऑफिस, डॉक्टर, डॉक्टर। संस्कृत के जो शब्द विसर्ग युक्त हैं यदि वे तत्सम रूप में हिंदी में लिखे गए हों तो विसर्ग सहित लिखे जाने चाहिए। तत्सम, तद्भव, देशज, ये क्या है, शब्दों के रूप की जब बात करेंगे हम उसको चर्चा करेंगे उसकी लंबे से। किंतु यदि तद्भव रूप में प्रयुक्त हो तो बिना विसर्ग के भी काम चल सकता है। यथा दुख, तत्सम रूप में। हाँ, तत्सम मतलब जो संस्कृत से वैसे ही स्वीकार कर लिए गए जैसा उनका स्वरूप है, और तद्भव यानी कि थोड़ा सा उनको बदल दिया गया है अपने अनुसार। भैया को भैया, गवैया को गवैया तथा रुपया को रुपया रूप में लिखा जाना चाहिए। इनमें से प्रथम रूप अशुद्ध है एवं द्वितीय रूप शुद्ध है। हिंदी के संख्यावाचक शब्दों की वर्तनी का मानकीकरण 5 फरवरी 1980 को हिंदी निदेशालय दिल्ली के प्रमुख विद्वानों ने किया है। इनमें से अशुद्ध लिखे जाने वाले कुछ शब्दों के मानक रूप अग्रवत हैं। अशुद्ध लिखे जाते हैं बहुत सारे रूप, उनको विशेष रूप से दिया गया है। अशुद्ध रूप, मानक शुद्ध रूप 11 है, लोग बोलते भी हैं, लिखते हैं 11 है, सही है। 6, 6, 17 है, 17 है। 31, 31, 49, 49, 53, 53, 79, 79, 66, 66, 86, 86, 29, 29। यानी कि ये कुछ संख्यावाची शब्द हैं जिनका उच्चारण अलग तरह से किया जाता है और टंकन भी अलग तरह का। ये शुद्ध रूप है जो आपके सामने है। दूसरे वाला कुछ क्रिया रूपों का भी मानकीकरण किया गया है, यथा जैसे कि अशुद्ध प्रयोग और शुद्ध प्रयोग में देखें इसमें क्या क्या है। करा, करा नहीं आना चाहिए, किया आना चाहिए। होएंगे नहीं, होंगे। होएगा नहीं, होगा। ये इस तरह के शब्द हैं जो अक्सर लोग उच्चारित भी करते हैं, लिखते भी हैं, या क्षेत्र प्रभाव के कारण भी ऐसा बोलते हैं। नासिक के व्यंजन जहाँ, अर्थात नाक से बोले जाने वाले व्यंजन जहाँ स्वतंत्र रूप में संयुक्त हुए हों वहाँ से अपने मूल रूप में ही लिखे जाने चाहिए, जैसे कि अन्न, गन्ना, उन्मुख, सम्मति, सन्मति। अर्थात इनकी जगह ऐसा नहीं हो अन्न में जो आधा न है या आधा में है, सम्मति में ऊपर बिंदी लगा दे, ये नहीं, ये मूल रूप में लिखे जाने चाहिए। यहाँ पर इस तरह से पंक्ति के अक्षर हैं वही मान्य है, पहली पंक्ति वाले ही मानकीकरण के रूप में स्वीकार किए गए हैं। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो देवनागरी लिपि को लेकर के, उसकी कुछ बातें विशेष रूप से हमने इसमें रखी। संभवतः आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने वीडियो पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपके लिए लाभप्रद रही ऐसा हमें विश्वास है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें,
और कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। यदि वीडियो को लेकर आपके मन में कोई शंका है, कोई सवाल है, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से, हम उसका निराकरण करने की कोशिश करेंगे। और लिपि को लेकर के हमने जैसा आपको बताया था कि 1-2 वीडियो हम और बनाएंगे ताकि उसकी विशेषताओं वगैरह को आप अच्छे से जान सकें। तो विद्यार्थियों, हम बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे जुड़े हुए हैं और अन्य वीडियो देखते रहें। आप अपने घर पर रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें, बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, परिवार को सुरक्षित रखें और देश को सुरक्षित रखें। शुक्रिया, नमस्कार।